अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर व खैरियत से होंगे। आज जो है हमने अपना ई कैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है जो कि है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। याद रखना ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ई कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टरों में भी आपको मदद करेगा, तो इसे आपने नहीं छोड़ना। सही है। और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक करेंगे वो चल रहे हैं, उसे देख लो। और याद रखना, देखो भाई ई कैट के अंदर अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, आपको कोई बात समझ नहीं आनी। तो जो भी मैं लेक्चर लिखवाऊँ बोर्ड पे, जो भी मैं आपको चीज़ें लिखवाऊँ, एक कॉपी ले लो, उसमें लिख लो। देखो हमने भी अपनी कॉपियों में अपना काम कर रखा है, तो आप भी थोड़ा सीरियस होकर इस काम को नोट डाउन करो ताकि चैप्टर समझ में आए और एमसीक्यू सॉल्व करने के आप काबिल हो जाओ। सही है। और हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं ऐड हो, ग्रुप में आना चाह रहे हो, वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, लेक्चर्स, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें ज़रूर ऐड हो जाओ। पूरे साल के लिए फ़ीस 4,500 रुपये, जिसमें एमसीक्यूज़ बुक सब कुछ मिलेगा। सही है, बात समझ आ गई? तो चलो अब स्टार्ट लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर में फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कम्बिनेशन के और दूसरे, उसमें ना फैक्टोरियल आ रहा होगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं और इसको देख लेते हैं। देखो भाई, फैक्टोरियल कुछ नहीं है। फैक्टोरियल में आप सिंपल क्या कर रहे होते हो कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उन पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। अब मल्टीप्लाई करने की तरतीब कैसी है ये देख लो। देखो, जब भी आपको कहा जाएगा ना फैक्टोरियल लो, तो फैक्टोरियल आपको कहा जाएगा इस डैश नंबर का लो। यानी फॉर एग्जाम्पल कह देंगे n इक्वल टू 4 है और इसका आप फैक्टोरियल लो। तो आप फैक्टोरियल में क्या करोगे, 4 से पहले जो नंबर आते हैं ना उन्हें आप 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे और उन सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे। देखो बात समझ नहीं आई ना, चलो थोड़ा और आसान करते हैं। देखो, आपको जब भी कहा जाएगा किसी नंबर का फैक्टोरियल लो, तो आप क्या करोगे, वो नंबर लिखोगे और उस नंबर से पहले जो नंबर आते हैं उन्हें आपस में सबको मल्टीप्लाई करा दोगे। जरा यहां देखो, मुझे कहा गया था 4 का फैक्टोरियल लीजिए, तो मैंने 4 का फैक्टोरियल कैसे लिया कि 4 लिखा, 4 को मल्टीप्लाई कराया। 4 से पहले क्या आता है 3, 4 के उससे पहले क्या आता है 2, उससे पहले क्या आता है 1, तो इन सबको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये फैक्टोरियल का साइन आपके पास लगा हुआ होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से भी लेना सिखाता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आप 6, 7, 8 तक तो शायद कैलकुलेट कर लो लिख लिख कर, लेकिन उससे बड़ा नंबर नहीं कर पाओगे क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? फैक्टोरियल में आपने कैसे किया। अब जैसे कहा 2 का फैक्टोरियल लो, तो 2 से पहले क्या आता है 1। अच्छा, याद रखना 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, मगर इसके बाद जो कहानी है वो मुश्किल हो जाती है थोड़ी। अच्छा, 3 का फैक्टोरियल लेने का कहेंगे तो क्या करूंगा, 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल अब आप लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अब देखो आसान है, अब फैक्टोरियल ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका फैक्टोरियल 2 आ गया, इसका तो 1 ही आना है। इसका आपके पास 6 आ गया, इसका आपके पास क्या आ गया, देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 24 रहेगा। अब देखो 4 का फैक्टोरियल ज़रा कैलकुलेटर से लेके देखते हैं। ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका फैक्टोरियल, तो ये हो गया देखो 24। सही है। इसी तरह से अब आपको 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 5 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है। अब जनरल फॉर्मूला देखो, क्योंकि देखो ये चीज़ तो आसान है कि ऐसे ऐसे आप लिख लो, लेकिन जनरल फॉर्मूला आपको ना ज़्यादा मदद करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में। तो ज़रा उसको देख लेते हैं कि वो कैसे हो रहा है। देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इसको लेके समझो, इसको देखो समझो, बात समझ आ जाएगी। जनरल फॉर्मूले में क्या हो रहा है, आपको n का फैक्टोरियल लेने के लिए कहा, यानी 4 का फैक्टोरियल लेने के लिए कहा, तो आपने क्या करा, जो भी n था वो एज इट इज लिख दिया। फिर क्या किया, n में एक कम किया, देखो n-1 यानी 3। जैसे 4 का फैक्टोरियल लेना था ना, 4 का फैक्टोरियल लेना था तो 4 आ गया, 4 में से एक कम किया तो 3 आ गया। फिर 3 में से एक 3 में से नहीं, 4 में से आपने एक और 2 कम किए तो 2 आ गया। फिर 4 में से आपने 3 कम किए तो 1 आ गया। तो जो भी यहाँ पर n है, पहले n एज इट इज आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें से -1 होगा, -2 होगा, -3, लेकिन ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपस में ऐड नहीं होंगे। सही है, इसको याद रखना। चलो फैक्टोरियल हमारा क्लियर हो गया। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सरसाइजेस में, और अक्सर कॉन्सेप्ट में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जनरल फॉर्मूला बताएं फैक्टोरियल का। अमूमन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 4 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बताओ, ये बहुत आसान है, आपसे ये जनरल फॉर्मूला इस तरह पूछेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम काउंटिंग टेक्निक। देखो भाई, काउंटिंग क्या होता है
काउंटिंग आपके पास ये होती है कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको गिन लो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल हूँ, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट हूँ एक सेट के अंदर, तो मैं काउंटिंग में करोगे तो मुझे क्या गिनोगे? 1। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में हो, एक सेट है हमारे पास, यानी एक क्लास है, क्लास को हम कह लेते हैं सेट। उस सेट के अंदर 15 स्टूडेंट हैं। अब वो 15 क्या हो गए? एलिमेंट। जरा यहाँ समझो मेरी बात। देखो हमारे पास सेट क्या हो गई? क्लास हो गई, ठीक है, क्लास हमारे पास सेट हो गई। सेट कितना होगा? सेट की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, क्योंकि एक ही सेट होगा ना हमारे पास। अच्छा, अब सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या हो गए? एलिमेंट हो गए हमारे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हो गए। अब स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 15। तो ये 15 मैंने कैसे गिना? मैंने 15 काउंटिंग करके गिन लिया कि 1 2 3 4 5 6। अक्सर देखा होगा ना टीचर्स काउंटिंग कर रहे होते हैं आप लोगों की। तो ये हो गया, समझ में आया? तो सेट के अंदर एलिमेंट को काउंट करना, इसे हम काउंटिंग कह रहे हैं। चलो अब इसको समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा ना, अच्छा इसको भी वर्डिंग से समझ लेते हैं, फैक्टोरियल को भी। द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। फैक्टोरियल अमूमन क्या आपने पॉजिटिव इंटीजर्स का ही देखा होगा। इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट, ये क्या होता है? प्रोडक्ट किसका? ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का। किसके? लेस देन और इक्वल टू n। यानी फैक्टोरियल में आप n से जो छोटे नंबर होते हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, लेकिन पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं जाते हो, 0 तक रुक जाते हो, 0 से पहले पहले रुक जाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब काउंटिंग को समझ लेते हैं ताकि हमारा मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब इसको पढ़ लेते हैं, समझ तो आ गई है ना बात? अब इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग, डिटर्मिनिंग यानी पता लगाना, ठीक है, आप पता लगा रहे हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो इसी को हम कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं, कितनी चीज़ें मौजूद हैं इन अ सेट इज कॉल्ड काउंटिंग। आप नॉर्मल भी काउंटिंग कर रहे होते हो, जैसे आपके पास 10 मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आप काउंट करते हो। अब आगे ये चीज़ हेल्प करेगी, इसलिए भी यहाँ काउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, काउंटिंग, ये आपके पास सेट है, ज़रा मुझे बताओ काउंटिंग में कितने एलिमेंट निकल कर आएंगे इसमें? ए 1 हो गया, बी 2 हो गया, सी 3 हो गया, तो यानी 3 आपके पास जो है यहाँ पर काउंट करके नंबर आए हैं। इसको ऐसे लिखना है, सेट लिखने का तरीका, और ये इसका फिर काउंटिंग लिखने का तरीका। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर, जो कि बहुत आसान टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। जैसे मुझे जो है वो आप फैज़ भी कह सकते हो, और मेरा नाम रहमान भी है, यानी फैज़ुर रहमान मेरा पूरा नाम है। तो अक्सर अगर मुझे कोई रहमान कह के बुलाए तो मैं पहचान जाऊँगा शायद मुझे ही बुला रहा है, यानी ठीक है, नाम तो मेरा एक ही हुआ ना, लेकिन एक सरनेम हो गया और एक जो वो मेरा फर्स्ट नेम हो गया। तो अच्छा, सरनेम का ज़रा समझना कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होगा आपके पास? सेकंड नेम करो, सरनेम नहीं, सेकंड नेम है मेरा, सेकंड नेम क्या हो गया? रहमान, ठीक है। अच्छा, वरना कहीं और बात समझ में आती है फिर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप क्या करते हो? आप जो है ना, दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और चेक करते हो इससे कितने कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं। सिंपल अल्फाजों में याद रखो, इससे आपको कभी नहीं भूलोगे। आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आपके पास 3 शर्ट्स हैं जो कि वहाँ लिखा हुआ भी है, और 2 पैंट्स हैं, तो 3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई कराया और चेक किया कि 3 और 2 में कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको मैं ज़रा डायग्राम से समझाऊंगा ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो मेरे पास कितनी है, मेरे पास 3 शर्ट हैं, यानी मेरे पास शर्ट्स कितनी हो गई? मेरे पास 3 हो गई, और मेरे पास पैंट कितनी है? 2, तो मेरे पास आ रहा है 6। अब 6 क्या बता रहा है? 6 आपको बता रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या मतलब? आप 3 और 6 से, 3 और 2 से 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 6 कॉम्बिनेशन किस तरह से, ज़रा समझो। कॉम्बिनेशन मतलब आप पहले जो है वो एक पैंट पहन सकते हो और एक शर्ट, फिर दूसरी पैंट और पहली शर्ट। अब ज़रा इसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 आपके पास शर्ट है ना, तो एक शर्ट हम ले लेते हैं ग्रीन, एक मेरे पास ग्रीन शर्ट है, ठीक है, और एक मेरे पास ब्लू शर्ट है, एक मेरे पास रेड शर्ट है। ये 3 मेरे पास शर्ट्स हो गई, ठीक है। एक अब पैंट ले लेते हैं, एक मेरे पास ब्लैक पैंट है और एक मेरे पास वाइट पैंट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पहले केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ग्रीन शर्ट पहन लूँ और ब्लू पैंट पहन लूँ, ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब आप दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, दो चीज़ों को, तो आप उससे ये पता कर रहे हो कितने आप इससे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितनी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल क्लियर हुआ? कितने मुख्तलिफ तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, यही आपको बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या
प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलो, और दूसरे में आप क्या कर सकते हो, दूसरे में आप ब्लू जो है वो आप शर्ट पहन लो और ब्लैक पैंट पहन लो या वाइट पैंट पहन लो, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, इसको हमने 1 ही लिखा है अभी। अच्छा, तीसरे में आप क्या कर सकते हो, तीसरे कॉम्बिनेशन में आप ये कर सकते हो कि आप रेड शर्ट पहन लो और वाइट पैंट पहन लो, ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, 3 और बनेंगे। अब देखो, ग्रीन शर्ट और ब्लू पैंट तो हो चुकी है या ब्लैक पैंट तो हो चुकी है। अब देखो, आप ब्लैक पैंट पहन सकते हो और ब्लैक शर्ट, या मैं इसको ना G और B लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लैक ग्रीन जो है मैंने शर्ट पहनी है और ब्लैक पैंट पहनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये B और W लिख दिया, ये मैंने R और W लिख दिया, 3 कॉम्बिनेशन नज़र आ गए। अब देखो चौथा कॉम्बिनेशन, क्या मैं जो है वो ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट नहीं पहन सकता, सही है, B भी हो गया। क्या मैं ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट और रेड शर्ट नहीं पहन सकता, एक साथ कर सकता हूँ, तो BR हो गया। क्या मैं वाइट पैंट और रेड शर्ट नहीं पहन सकता, वाइट पैंट, और ये हो चुका है, ये नहीं हुआ, वाइट पैंट और ग्रीन शर्ट, तो क्या हो गया आपके पास WG। अब देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग है, GB ये है तो देखो आगे नहीं है कहीं, BW ये है तो आगे नहीं है कहीं, तो क्या हो गया आपके पास 6 कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखो मैथमेटिक्स में आपने जस्ट 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया, आपको पता चल गया कि आप 3 पैंट और 2 शर्ट से 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यानी 6 अलग अलग ड्रेसेस आप बना के पहन सकते हो, यानी एक अलग अलग कॉम्बिनेशन, कभी पैंट अलग होगी, कभी शर्ट अलग, कभी पैंट अलग, कभी शर्ट अलग, ठीक है। लेकिन आपने जब इसे मैनुअली करके देखा तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, ये 6 तरीकों से मैं इन 5 कपड़ों को आपस में पहन सकता हूँ मिलाकर, समझ में आ गया। तो यही चीज़ आपको बता रहा होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल और प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब देखो आपके पास जो है वो कराची से आपको हैदराबाद जाना है, आपके पास 3 तरीके हैं, आप बस में चले जाओ, ठीक है, ट्रेन में चले जाओ, या फिर आप जो है वो कार में चले जाओ। अच्छा, वापस आने के 2 तरीके हैं, कार में आ जाओ या ट्रेन में आ जाओ। अब टोटल कितने वेज होंगे कि आप जो है वो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि आप जो है वो एक चीज़ से जाओ और दूसरी चीज़ से आ जाओ, तो उधर भी 6 बनेंगे कि कभी बस से चले जाओ और ट्रेन से आ जाओ, कभी बस से चले जाओ और कार से वापस आ जाओ, कभी कार से चले जाओ कार से ही वापस आ जाओ, कभी ट्रेन से चले जाओ ट्रेन से वापस आ जाओ, ठीक है। तो मुख्तलिफ कितने वेज आ जाएंगे, 6, करके देखना, बहुत मज़ा आएगा, इसमें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अब चलो आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं और आगे की चीज़ों को करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो ट्री डायग्राम समझते हैं। ट्री डायग्राम बहुत आसान है और ये आपको बताती है कि आप कितने तरीके से एक काम को परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है वो 2 मार्कर्स हैं और 3 जो हैं वो बोर्ड्स हैं, तो मैं इन 2 मार्करों को 3 बोर्ड्स पर कितने तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे बताती है। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने ये वाला मार्कर इस बोर्ड पे इस्तेमाल कर लिया, फिर इस बोर्ड पे, फिर इस बोर्ड पे, तो 3 तरीके ये हो गए। फिर ये वाला मार्कर इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे, तो ये और 3 तरीके हो गए। तो ये चीज़ आपको बताती है। अब देखो थोड़ा सा समझ नहीं आ रही होगी ना, बात मुश्किल लग रही होगी, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे बात अच्छी समझ में आ जाएगी। अब ट्री डायग्राम बेसिकली आप ना एक डायग्राम ड्रॉ करोगे पूरी प्रॉपर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल समझो, उससे आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। फरहान हैज़ 3 बुक्स। फरहान के पास कितनी बुक्स हैं, याद रखना, F लिख रहा हूं मैं, ठीक है, F। फरहान के पास 3 बुक हैं। अच्छा, बुक 1 को मैं लिखूंगा F1, बुक 2 को मैं लिखूंगा F2 और बुक 3 को मैं लिखूंगा F3। बुक F1 का मतलब क्या है, फरहान की बुक 1, F2 का मतलब फरहान के पास जो बुक 2 है, और F3 फरहान के पास जो बुक 4 है, सॉरी 3 है। एंड हाशिर, हाशिर के पास कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, तो हाशिर को मैं लिखूंगा H और इसके पास 2 बुक हैं, तो H1 और H2। अब देखो कंडीशन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे एक्सचेंज अ बुक। देखो कितना जबरदस्त तरीका है ना, कि कितने तरीके से ये बुक्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फरहान जो है वो बुक 1 एक्सचेंज कर ले और हाशिर बुक 1 एक्सचेंज कर ले, है ना। देखो क्या पता चल रहा है आपको, कितने तरीके से काम हो सकता है। आपको ट्री डायग्राम में क्या पता चल रहा होगा, कितने तरीके से किसी काम को करा जा सकता है। फिर फरहान जो है वो बुक 2 जो है वो चेंज कर ले और हाशिर जो है वो बुक 2, ठीक है, फरहान भी बुक 2, हाशिर भी, और इसी तरह और भी अरेंजमेंट बनेंगे। चलो इसको ट्री डायग्राम बनाकर जो है वो समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छी तरह से बिल्ड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है
कि हमने एक अरेंजमेंट हमें चाहिए ना, देखो दोनों बुक्स देंगे तो वो एक अरेंजमेंट बनेगी, सही है। अच्छा, तो फरहान को पहले लिख देते क्योंकि फरहान की बात पहले आई है हमारे पास। फरहान के पास कितनी बुक है? F1, इसी को कहते हैं टी डायग्राम, F2, F3। बात समझ आ गई? अच्छा, अब फरहान जो है वो क्या कर सकता है? हाशिर के पास 2 बुक्स हैं। हाशिर के पास कितनी बुक्स हैं? हाशिर के पास 2 बुक्स हैं। तो या तो पहले वो हाशिर की बुक 1 के साथ अपनी बुक को एक्सचेंज कर ले, अपनी बुक 1 को हाशिर की बुक 1 के साथ एक्सचेंज कर ले, या अपनी बुक 1 को हाशिर की बुक 2 के साथ एक्सचेंज कर ले। एक तरीका क्या हो सकता है कि फरहान अपनी बुक 1 दे दे और हाशिर अपनी बुक 1 दे दे, तो इस तरह एक्सचेंज हो जाएंगी, एक अरेंजमेंट ये आ गई। और दूसरा क्या हो सकता है कि फरहान अपनी बुक 1 दे दे, हाशिर अपनी बुक 2 दे दे, एक अरेंजमेंट ये आ गई। अच्छा, देखो सारी अलग अलग होंगी, सेम कोई भी नहीं होगी। अब दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है? दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है कि हाशिर अपनी जो है वो बुक 1 दे दे और फरहान हाशिर अपनी बुक 1 और बुक 2 दे दे, लेकिन फरहान अपनी बुक 2 दे। यानी क्या हो सकता है कि फरहान अपनी बुक 2 दे दे और हाशिर अपनी बुक 1 दे दे। अब देखो अभी भी डिफरेंट है, ये और ये में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि उधर बुक 1 दिया था और उसने भी, दूसरे ने भी बुक 1 दी थी, लेकिन इधर उसने बुक 1, फरहान ने बुक 2 दी है, हाशिर ने बुक 1 दी है। अच्छा, फरहान अपनी बुक 2 दे दे और हाशिर भी अपनी बुक 2 दे दे, एक अरेंजमेंट ये भी आ गई। अच्छा, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है आपके पास कि फरहान अपनी बुक 1 दे दे, हाशिर अपनी बुक 1 दे दे और बुक 2 दे दे, यानी फरहान अपनी बुक 3 दे दे और हाशिर अपनी बुक 1 दे दे, और या फिर फरहान अपनी बुक 3 दे दे, हाशिर अपनी बुक 2 दे दे। देखो तो कितने वेस आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, यानी आपके पास 6 वेस आ गए। 6 वे से ये काम हो सकता है। लेकिन अब यही काम तो मैं काउंटिंग से भी निकाल सकता था कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फरहान के पास कितनी बुक थी? 3। हाशिर के पास कितनी थी? 2। तो 6 अरेंजमेंट हमें पता चल गई थी। यानी इससे पहले जो मैंने बना के आपको समझाया था ना, वो भी ट्री डायग्राम ही थी, मगर वो इस तरह से नहीं थी, तो मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? मुख्तलिफ वेज पता चले, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन पता चली कि जिससे जो है वो आप आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ नोट करो, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है। रिपीट नहीं हुई है से मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं हुआ। जैसे F1 H1 दोबारा कहीं रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, बेशक एक रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो याद रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपीट का मतलब से वो समझ जाते हैं कि F1 दोबारा नहीं आना चाहिए। नहीं, ये दोनों मिलकर दोबारा नहीं आने चाहिए कहीं भी। अगर ऐसा हो गया तो फिर कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया, फिर तो ये गलत है ना। देखो F1 H1, अब F1 H1 दोबारा कहीं नहीं मिलेगा एक साथ। ये देखो F1 तो है लेकिन H2 है, और उसके बाद तो फिर H1 तो है लेकिन F2 है। समझ में आई ना वेस्ट? चलो यही है। अब देखो इसी को हम जो है ना जरा किताबी बात पढ़ लेते हैं। अ ट्री डायग्राम इज अ स्पेशल टाइप। एक ट्री डायग्राम एक स्पेशल टाइप है, डायग्राम है, ये बेसिकली डायग्राम ही है। डायग्राम की एक स्पेशल टाइप है, यूज जो कि इस्तेमाल की जाती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो कि डिसीजन लेने के लिए। अब डिसीजन कैसे ले रहे हैं यार? आपको पता चल गया इतने सारे अरेंजमेंट हैं, तो फरहान ने कह दिया कि भाई मैं अपनी बुक 2 दे रहा हूँ, तुम अपनी बुक 1 दे दो, एक अरेंजमेंट ऐसे हो गया। स्ट्रेटेजी हो रही है ना, डिसीजन लेने में आसानी मिल रही है ना। मेकिंग वैल्यूएशन, इसमें आप वैल्यूएशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कितने और तरीके हैं, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, और इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी चलती है, वो आके करेंगे, ठीक है? अभी नहीं है। बात समझ आ गया ना? सारे वेज देख लिए ना? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ नहीं आ रही? अब परमुटेशन पढ़ते हैं। देखो ट्री डायग्राम आप बहुत अच्छी तरह समझ सके हो, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाह रहे हो ना, तो ये कर लो कि फरहान के पास 4 बुक्स हैं और हाशिर के पास 3 बुक्स। अब इसको आप एक प्रैक्टिस के तौर पे अपने पास ट्री डायग्राम बना लो इसकी। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा परमुटेशन क्या है। देखो परमुटेशन को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल समझ लो। बेसिकली ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के जो है ना दिमाग में बात सही तरीके से बैठ नहीं पाती है कि आखिर है क्या परमुटेशन। देखो परमुटेशन को इस तरह समझो कि आपके पास 3 बुक्स हैं और आपके पास एक शेल्फ है। तो उस शेल्फ के अंदर आप 3 बुक्स को कितने तरीके से रख सकते हो, कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो, यही चीज़ परमुटेशन है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने बुक 1 बुक 2 रख दी, सही है। मैं अगर अपने हाथ में तीसरा मार्कर है नहीं, 2 मार्कर ही रख लेते हैं। अब मेरे पास 2 मार्कर हैं और मैंने इन 2 मार्करों को एक शेल्फ में रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले ब्लैक रख लूँ, फिर ब्लू रख लूँ, या पहले ब्लू रख लूँ फिर ब्लैक रख लूँ। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं परमुटेशन, कि मैं कितने अरेंजमेंट कर सकता हूँ,
ठीक है, कितने अरेंजमेंट। वहाँ क्या कर रहा था मैं, कॉम्बिनेशन कर रहा था। कॉम्बिनेशन यानी पहले मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ, उसके बाद मैं क्या दूसरी चीज़ ले सकता हूँ, ठीक है, ये मैं कॉम्बिनेशन में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है कि आप मुश्किल में फंस जाओ, ठीक है। तो इसको अलग अलग ही पढ़ाया जा रहा होता है, परमुटेशन को और काउंटिंग को। तो अब देखो, अब मेरे पास 3 मार्कर होते तो मैं क्या करता, पहले ब्लू रखता, फिर ब्लैक और फिर तीसरा, या फिर ये कर लेता, पहले तीसरा रख लेता, फिर दूसरा, फिर पहला। याद रखना इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने से क्या मुराद है, होंगी आपके पास 3 चीज़ ही। देखो अब आपके पास काउंटिंग में क्या हो रहा था, काउंटिंग में आपने ब्लैक पैंट पहन ली, ब्लैक पैंट पहन ली, या आपने जो है वो ब्लू शर्ट पहन ली। जरा इधर देखो, काउंटिंग में क्या हो रहा था, डिफरेंस समझो दोनों में। आपने ब्लैक पैंट पहन ली और वाइट शर्ट पहन ली, या इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आपने वाइट शर्ट पहन ली और ब्लैक पैंट पहन ली, तो बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम है। देखो यहाँ मैं ब्लैक पैंट पहन लूँ, या मैं वाइट शर्ट पहन, ये जी लिख दिया मैंने, डब्ल्यू लिख देता है, ठीक है, जी से तो ग्रीन, चलो ग्रीन कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ब्लैक पैंट पहन ली या ग्रीन शर्ट पहन ली, या मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली, ब्लैक पैंट पहन ली, एक ही बात है, कोई अलग चीज़ तो नहीं है ना। देखो बस इसमें फ़र्क क्या आया, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं किया, इसमें मैंने पहले बी लिखा फिर जी, इधर मैंने जी लिखा बी। लेकिन यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर अलग कैसे होगा कि अगर मैं पहले ब्लू मार्कर रख दूँ, पहले मैं ब्लू मार्कर रख दूँ, ठीक है, या फिर मैं ब्लैक मार्कर रख दूँ, अब ये दोनों बी बी ही है, तो एक काम करते हैं, पहले ब्लू मार्कर रख देता हूँ और उसके बाद फिर ग्रीन मार्कर ले लेते हैं, ग्रीन मार्कर रख दूँ, तो अब देखो अलग अलग हो गया ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मैंने पहले ब्लैक मार्कर रखा फिर ग्रीन मार्कर, और यहाँ मैंने क्या किया, पहले ग्रीन मार्कर रखा फिर ब्लैक मार्कर, तो अलग अलग हो गया ना। तो यही चीज़ परमुटेशन में जो है वो आपके पास आ रही होती है कि यहाँ पर ये सेम काउंट नहीं हो रही, ये दो अलग अलग चीज़ें काउंट हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, सेम काउंट हो रहा था ना, एक ही बन रहा था यहाँ पे कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अरेंजमेंट 2 बन रहे हैं। अरेंजमेंट 2 से क्या मुराद है कि देखो पहले ब्लैक मार्कर रखोगे फिर ब्लू, पहले ब्लैक मार्कर रखोगे फिर ग्रीन, तो यानी आपको पहले ब्लैक नज़र आएगा फिर ग्रीन, या फिर अगर इसको ऐसे कर दोगे पहले ग्रीन और ब्लैक, तो अब आपको अरेंजमेंट अलग नज़र आ रही है। तो यहाँ अरेंजमेंट होती है और यहाँ कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ आ गई ना। बस इसी चीज़ को दिमाग में रखना, अब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी आगे आने वाले वक्तों में। अच्छा तो देखो, इट इज़ द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, यानी पहले किस चीज़ को रखा है ये देखना है आपने, ऑफ द आइटम्स, आइटम्स यानी जो भी चीज़ें आपको दी हुई होंगी, इन आ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी ऑर्डर मैटर करेगा, पहले क्या चीज़ है फिर क्या चीज़ है, ये मैटर करेगा। इधर नहीं कर रहा लेकिन इधर मैटर करेगा। द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर इन परमुटेशन, ये असल है, यहाँ पर ही आके फंस जाते हैं स्टूडेंट, इसमें नहीं फंसना, ठीक है। ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करने से क्या मुराद है, पहले क्या रखा है फिर क्या रखा है फिर क्या रखा है, ये मैटर करेगा, सही है। चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए बी सी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, इन तीनों बुक्स को आप एक शेल्फ में रखने जा रहे हो। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखूं तो कॉम्बिनेशन तो इसका एक ही बनना है। देखो ए, पहले ए बी सी बुक रख दी मैंने, फिर मैंने बी सी ए बुक रख दी, फिर मैंने सी ए बी बुक रख दी, फिर मैंने जो है वो अपनी क्या कर दिया, फिर मैंने सी बी ए बुक रख दी। अब देखो कॉम्बिनेशन तो एक ही है, ए बी सी ही आ रहा है, ए बी सी ही आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। अरेंजमेंट अलग अलग कैसे है, पहले ए आ रहा है फिर बी फिर सी, देखोगे तो अलग मालूम होगा ना। अब देखो लाइब्रेरी में जाते हो तो बुक्स तो आपके पास एक खास क्वांटिटी में ही होती हैं, आप उस बुक को उठा के कहीं भी रख दो, लेकिन वो कहीं भी रखने नहीं देते, वो कहते हैं कि भाई जो बुक है वो वहीं ले जाके रखो। क्यों, अरेंजमेंट ख़राब ना करो, अरेंजमेंट बनना चाहिए, अरेंजमेंट नहीं बिगाड़ो। इसीलिए क्या करना होता है, आपको जहाँ से बुक उठाते हो उधर ही शेल्फ में जाके रखनी पड़ती है। देखो ए बी सी एक अरेंजमेंट हो गया, बी सी ए दूसरा अरेंजमेंट हो गया, सी ए बी तीसरा अरेंजमेंट हो गया, सी बी ए चौथा अरेंजमेंट हो गया। कॉम्बिनेशन एक है लेकिन अरेंजमेंट 4 बन गए। इस चीज़ को समझना। अब इसी चीज़ को जरा यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से करते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन आर, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब जरा समझो एन क्या है। एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से क्या मुराद है, मेरे पास 3 बुक्स हैं,
तो मैं कह लेता हूँ A B C। बुक 1 को मैंने A कह दिया, बुक 2 को मैंने B कह दिया, बुक 3 को मैंने C कह दिया। अब R क्या है? आइटम्स टू अरेंज। इन 3 में से कितने आइटम अरेंज करोगे? अब देखो यहां पर मुझे 3 में से तीनों आइटम को अरेंज करना है, तो जो वैल्यू N की होगी वही R की हो जाएगी। बात समझ रहे हो? सुनो, मेरे पास 5 मार्कर है, तो N क्या हुआ मेरे पास? 5, मगर मैंने सिर्फ 3 पिक करे, तो R क्या हो गया? 3। समझ में आई? यानी आप टोटल में से कितनी चीजों को पिक कर रहे हो, ये आपके पास R है, जिसे आपने अरेंज करना है। देखो, आइटम्स टू अरेंज, यानी कितनी चीजों को आप पिक कर रहे हो, टोटल में से पिक कर रहे हो। समझ गए? अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना, आपके पास 5 मार्कर है, मैं पांचों के पांचों पिक कर लूं एक साथ, मेरे पास पांचों की पांचों चॉइस है। इस चीज को जरा समझना। सही है, बात समझ आ गई ना आपको? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना, R और N क्या है। अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 बुक्स ऑन अ शेल्फ? देखो N की वैल्यू मुझे बताओ जरा। N की वैल्यू तो कोई मुश्किल नहीं है, 3 है। R की वैल्यू क्या होगी? देखो उन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, कैन यू अरेंज, आप अरेंज कर सकते हो 3 बुक्स ऑन अ शेल्फ, यानी आपने R भी यहाँ 3 लेना है, इन्होंने R को अलग नहीं करा। अगर ये ऐसे कह देते, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 3 बुक्स, पिक 2 बुक्स टू अरेंज ऑन अ शेल्फ, तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि R की वैल्यू 2 लो, यानी अब 3 में से R को कम करो। और हाँ, याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन में R आपके पास छोटा हो सकता है N से, या R आपके पास बराबर हो सकता है N के, मगर R कभी भी बड़ा नहीं हो सकता N के, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास 100 रुपए हैं, चलो 100 रुपए तो मुश्किल हो जाएगी, मेरे पास 2 पेन हैं, क्या मैं तीसरे पेन से लिख सकता हूँ? तीसरा पेन चूज कर सकता हूँ? जब मेरे पास टोटल है ही 2 पेन, तो इन 2 में से ही एक चूज कर रहा हूँ ना। अभी पूरी इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने कहीं भी देखा कि मैंने रेड पेन यूज किया बोर्ड पे, या ब्लू, या कोई ब्लू तो किया, बल्कि रेड किया या ग्रीन किया या कोई और रंग यूज किया? नहीं, मैं इन्हीं दोनों में से एक एक करके पिक कर रहा हूँ पेन को लिखने के लिए। देखो जब भी आपको ब्लू ब्लैक ही मिल रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेकिन ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन एक है, लेकिन अरेंजमेंट दूसरी है, कभी ब्लू आ रहा है कभी ब्लैक, ये याद रखना। तो R की वैल्यू कभी भी N से बड़ी नहीं हो सकती। आप R उतना ही ले सकते हो जितना N है, N में कम ले सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में गए, 5 बुफे लगे हुए थे डिशों के, क्या छठी डिश खा सकते हो? आप बोलोगे सर हाँ अपने पैसों से खा सकते हो ना, लेकिन वहां से तो नहीं खा सकते ना, वहां तो है ही नहीं छठी डिश। बात समझ आ गई? चलो, तो R की वैल्यू 3 आ गई। ये बस ये कंडीशन याद रखने वाली बात है बच्चों, अगर ये याद रख लिया तो बात समझ आ गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अब 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। अब देखो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया था कि 0 का फैक्टोरियल 1 है, तो 3 माइनस 3 0 आ जाना है। तो 3 का फैक्टोरियल नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। आप पीछे इसको कर चुके हो, अगर इसको डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, अब आपके पास 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 6 कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि आप 3 बुक्स को 6 तरीकों से शेल्फ में रख सकते हो। अब जरा आओ बात समझो, आओ मेरे साथ बात समझाता हूँ आपको, मजीद डिटेल में लेकर जाता हूँ। इसको मिटा दो ना, इसको भी मिटा देंगे, भी लिख लिया होगा आपने। ठीक है, बुक्स कितनी है? 3 है, A B C। अब इन तीनों बुक्स को मैं इस शेल्फ में रखने जा रहा हूँ। अब जो मैथ ने मुझे काम करके दिया कि 6 तरीके हैं, देखो कितना बड़ा स्टेप्स था, उसने सिर्फ छोटे से तरीके से बता दिया, मगर अब मैं इसे करके चेक कर रहा हूँ कि क्या ऐसे 6 हैं या क्या ज़्यादा हो सकता है। याद रखना, एक बार जो एक अरेंजमेंट यूज हो जाए ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो ये तो 3 बुक्स हैं, तो सबसे पहले मैं ABC ही रख देता हूँ शेल्फ में, उसके बाद मैं C नहीं, पहले B ले आता हूँ, BAC रख देता हूँ, उसके बाद मैं CAB रख देता हूँ, उसके बाद मैं BCA रख देता हूँ, उसके बाद मैं CBA रख देता हूँ, उसके बाद मैं ACB रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब आप कोई 7वां अरेंजमेंट मुझे बना के दिखाओ इसमें, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए ऊपर वाला कोई भी, ये बताना। ठीक है, देखो मेरे पास क्या था, मैंने पहले ABC रखा। अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर यानी कौन पहले आ रहा है ये मैटर कर रहा है। अगर कोई ऐसी चीज है जो पहले आ रही है तो ऑर्डर बदल जाना है। सही है, ABC 3 बुक्स थी, पहले तो मैंने ABC रख दिया। देखो ABC कहीं और रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा।
फिर BAC कहीं और रिपीट नहीं हो रहा, CBA कहीं और रिपीट नहीं हो रहा, BCA कहीं और रिपीट नहीं हो रहा। समझ में आ गई ना? आप 7वां बना के दिखाओ आप मुझे, अलग से बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा परमुटेशन, समझ में आया। अब समझते हैं हम अपना कॉम्बिनेशन, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें इवेंट्स भी होते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक तरीके से ना मैं और आपको बता देता हूँ कि इसको ना लिखने का ना एक और तरीका भी होता है। अब वो तरीका क्या होता है, वैसे तो सही लिखा हमने, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, PNR, इस तरह भी लिखा जाता है, NPR। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मुख्तलिफ अरेंजमेंट है ना, तो वो भी बताना मुझे ज़रूरी है। 3 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि N और R पे डिपेंड हो रहा है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, N ऊपर आएगा, R नीचे आएगा। और ये कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये परमुटेशन कैलकुलेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा होता है। देखो ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई के ऊपर है। शिफ्ट दबाकर अगर दबाओगे ना तो ये ओपन हो जाता है, बल्कि शिफ्ट दबाकर ये दबाओगे ना, ये ओपन हो जाता है। अब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको N की वैल्यू डालनी है, N3 है। उसके बाद शिफ्ट दबाकर ये मल्टीप्लाई दबाना है, तो ये P आ गया, यानी परमुटेशन। उसके बाद R की वैल्यू डालनी है, तो देखो 6 आंसर आ रहा है। समझ में आई बात? बस इसको याद रखना। कैलकुलेटर आपको NAD में अलाउ होगा, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो फ़ौरन वेरीफाई कर लेना कि आंसर गलत ना हो। चलो आगे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब जो है थोड़ा सा और परमुटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा परमुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को कराऊं मैं। सही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आपको पास पेपर में वर्ड लिखा हुआ मिला हुआ होता है कि आपके पास ये वर्ड है, इस वर्ड से जो है आप मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएं, तो उस चीज़ को जो है मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ, ठीक है। तो सवाल किस तरह से आएगा, ज़रा ये देखें। आपको ना एक वर्ड लिख के दिया हुआ होगा, उस वर्ड्स की मदद से कहेंगे मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है एप्पल, ठीक है। अब मैं एप्पल में अगर स्पेलिंग्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसको आगे पीछे कर दूं, PPALE कर दूं, तो मुख्तलिफ वर्ड बन गया ना। तो इसी तरह से पता नहीं कितने सारे और वर्ड्स बनेंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर मैं इस एप्पल को चेंज करूं, ठीक है। इस एप्पल के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें आगे पीछे करूं। अक्सर आप लोगों को इस तरह से फिर जो है वो नंबर भी कटते हैं आपके, अगर ये स्पेलिंग लिखते हो तो सही है, वरना ये तो गलत हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास डॉटर वाला वर्ड है, इस डॉटर के वर्ड्स से आप और कितने वर्ड्स बना सकते हो। यानी करना क्या है, बस अल्फ़ाबेट्स को आपने आगे पीछे करना है। फॉर एग्जांपल कभी आपने जो है वो ए को पहले लिख दिया, नया वर्ड बन जाएगा, कभी यू को पहले लिख दिया, फिर नया वर्ड्स बन जाएगा एच को। लेकिन जब भी ये करो ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी वर्ड रिपीट ना हो रहा हो। अगर रिपीट हो गया ना तो कंडीशन बदल जाएगी, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट ना हो रहा, वर्ड नहीं अल्फ़ाबेट। देखो डी एक टाइम है, दोबारा कहीं आ रहा है नहीं, ए एक टाइम है, दोबारा कहीं आ रहा है नहीं, यू एक टाइम है, दोबारा कहीं आ रहा है नहीं, इसी तरह GHTER, ये सब 1 टाइम्स आ रहे हैं। इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हुआ अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट रिपीट हो जाता तो कंडीशन बदल जानी थी। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, NPR, ये लिखा था ना, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो वैसे इसका फॉर्मूला ना जस्ट ये ऐसे भी लिख दिया जाता है n फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि उसकी वजह है आपको तमाम वर्ड्स लेने हैं। टोटल वर्ड्स कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपको पिक भी जो है वो चूज जो वर्ड्स करने, वो भी सारे वर्ड चूज करने हैं, मतलब सारे अल्फ़ाबेट चूज करने हैं। तो चूज भी आपको सारे अल्फ़ाबेट करने हैं, और टोटल अल्फ़ाबेट आपके पास 8 है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 8P8, तो 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8, ये तो 0 हो जाएगा। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 1, ठीक है। देखो 0 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 1, ठीक है। अब बस जस्ट 8 का फैक्टोरियल ले लो, तो जब भी मैंने इसको इस तरह से लिखा था, सही है। ये किस कंडीशन में होगा, जब सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग हों। कोई भी अल्फ़ाबेट अगर सेम आ गया तो फिर आपकी ये कंडीशन नहीं लग सकेगी। चलो, तो 8 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 40320। तो आप वर्ड्स डॉटर से 4320 नए वर्ड्स बना सकते हो, जिसमें ये वर्ड्स भी शामिल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, मुश्किल नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड दे दें जिसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा हो, या ज़्यादा अल्फ़ाबेट रिपीट्स हो रहे हो,
तो उसको कहते हैं हम रिपीटेड परम्यूटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होगा, तो अब फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसका बेसिकली थ्योरम होता है, वो थ्योरम आपके कोर्स में नहीं है, वरना मैं वो थ्योरम आपको पढ़ा देता, सही है, और हमारे कोर्स में भी नहीं था। अब होता क्या है, सबसे पहले तो टोटल वर्ड देख लो, n है, तो टोटल वर्ड तो सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको, जो वर्ड सबसे पहले, जो अल्फाबेट सबसे पहले रिपीट हो रहा है उसको R कह लो। सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट रिपीट हुआ, B तो नहीं हो रहा, A हो रहा है। A कितनी टाइम हो रहा है, इसको मैंने R कह लिया, 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है। इसके अलावा N भी रिपीट हो रहा है, जिसको मैंने S कह लिया, 1 2 टाइम हो रहा है। अब अगर कोई और अल्फाबेट भी रिपीट हो रहा होता तो उसको मैं T कह लेता, लेकिन और कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, बस जस्ट 2 अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, और कितने टाइम हो रहे हैं वो भी लिखना होगा। तो सबसे पहले A रिपीट हो रहा है, जो कि 1 2 3 टाइम है, और 1 2 N जो है वो 2 टाइम है, जिसको मैंने S कह लिया। अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है P, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई, ये मैं ज़रा थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 6 का फैक्टोरियल ऐसे इसलिए रहने दिया मैंने, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो सिंपल, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ रहा है 60। तो बनाना वर्ड से 60 आप जो है वो नए वर्ड्स बना सकते हो। अब देखो इसको समझो ज़रा, आखिर इधर वर्ड कम क्यों बन रहे हैं, उसकी वजह यह है कि देखो कभी ऐसा होगा कि ये वाला ए इसकी जगह पर आ जाएगा, ये वाला ए उसकी तरफ जगह पे चला जाएगा, लेकिन ए की जगह चेंज होने से वर्ड तो चेंज नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल समझो ज़रा, मेरे पास ना ये ए है, एक ए मेरे पास ब्लू वाला है और एक ए मेरे पास ब्लैक वाला है। अब अगर मैं ब्लैक वाले ए को इधर ले आऊँ और ब्लू वाले को उधर ले जाऊँ, तो इस तरह से करने से मेरे पास तो वर्ड तो सेम बन गया, मगर ए की जगह तो चेंज हो गई ना। पहले ब्लू इधर था, अब ब्लू उधर चला गया, लेकिन वर्ड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अल्फ़ाबेट की जगह चेंज हुई। लेकिन इसी तरह से हम उसे काउंट नहीं करेंगे, उसे हटाना पड़ेगा हमें, जो सेम वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा, ये वाला ए इधर ले आओ, ये वाला ए इधर ले आओ, तो भी सेम वर्ड ही बनेगा बनाना। तो इसी तरह से क्या होगा कि अल्फ़ाबेट की जगह तो चेंज होगी, मगर वर्ड वही बन रहा होगा जो पहले था। तो इसीलिए हमें ये डिवाइड कर कर वो हटाना पड़ रहा है जो रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो थ्योरम का मतलब क्या है, यानी आप वो वर्ड्स हटा रहे हो जो रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट कौन से हो रहे हैं, इस तरह से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। याद रखना, जब भी रिपीटेड परम्यूटेशन हो, कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। अब सर्कुलर परम्यूटेशन आते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन कब लगेगी, जब कोई राउंड चीज़ के ऊपर आपको बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज़रा समझो इसको, कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास A B C D 4 लोग बैठे हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट बताओ। ऐसा हो सकता है ना, डी यहाँ पर आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए, सी यहाँ पर आ जाए, या डी यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए। तो ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट बन सकती है ना, लोगों को हम मुख्तलिफ जगहों पे बिठा सकते हैं। मगर मसला ये होगा कि एक अरेंजमेंट रिपीट हो जाएगी दोबारा, तो एक अरेंजमेंट रिपीट होने की वजह से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। यानी हमारे पास n कितना दिया हुआ है 4, और 1 हमें माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारे पास आ गया 4 - 1, तो हमारे पास आ गया 3 का फैक्टोरियल जो कि है 6। सही, तो 6 अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगी। 4 नहीं कंसीडर करेंगे, 3 कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बात। और अगर आइडेंटिकल चीज़ हो, 2 चीज़ें आइडेंटिकल हो, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सही, अभी तो आइडेंटिकल नहीं है ना, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी डी ही होता, यहाँ भी डी होता, तो फिर वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगता। ठीक है, समझ में आया। अब ज़रा इसी को ज़रा पढ़ लेते हैं ज़रा। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, जब सर्कुलर अरेंजमेंट दी हुई होगी, द ऑर्डर ऑफ आइटम्स मैटर्स, तो ऑर्डर ऑफ आइटम मैटर करेंगे, बट रोटेशन ऑफ द सेम अरेंजमेंट आर कंसीडर्ड आइडेंटिकल। तो वो जो मैंने बात बताई ना कि आपको कंसीडर आइडेंटिकल करना पड़ेगा, वही है। ठीक है, उसको मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखो यही चीज़ मैंने ना यहाँ एक्सप्लेन कर दी है कि हाउ मैनी वेज कैन 4 पीपल ए बी सी डी है सर्कुलर टेबल, तो वो कितने तरीक़ों से बिठाए जा सकते हैं, उन्हें 6 तरीक़ों से बिठाया जा सकता है। इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने ऊपर ही लिख दिया आपके लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपना कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन को देखते हैं। देखें, अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। यकीन मानिएगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान भी है, और बस कंडीशनें अगर आपके समझ में आ जाएँ तो फिर ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल आसान हो जाता है।
ठीक है। अब करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या देखना होगा, कॉम्बिनेशन में आपको देखना होगा सिलेक्शन। इसमें आप सेलेक्ट कर रहे होगे चीज़ों को। सेलेक्ट से क्या मुराद है, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा ना, उसमें टीम सेलेक्ट की जा रही होती है। अब टीम कैसे सेलेक्ट की जाती है कि 50-60 प्लेयर्स होते हैं, या चलो कम कर लेते हैं 30-40 प्लेयर होते हैं। उन 30-40 में से कोई 15 या 16 प्लेयर निकाले जाते हैं जो कि फाइनल खेलने के लिए जाते हैं, या फिर जो कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए या T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा होता है, सिलेक्शन। तो वहाँ भी ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 40 लड़के हैं टोटल जो कि अच्छे खेल रहे हैं पूरे मुल्क में, उन 40 में से 16 को निकाला जाएगा ताकि वो मुल्क की या कंट्री की जो है वो नुमाइंदगी करें जाकर। सही, तो यहाँ पे होगा सिलेक्शन। याद रखना क्या होगा, सिलेक्शन। काउंटिंग में हो रही थी कॉम्बिनेशन, देख रहे थे हम कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, और फिर हम जो है वो परम्यूटेशन में हमने अरेंजमेंट देखी। यहाँ हम करेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या, आपको हम 10 चीज़ें दे देंगे, हम कहेंगे 10 में से आपने जो है वो इतने सेलेक्ट करने हैं, और कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है ये बता दो। सही, चलो देखते हैं कितने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप उससे बना सकोगे। देखो, तो ये लिखा हुआ है, आपको पहले पढ़ ही लेते हैं ना डायरेक्ट। कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द सिलेक्शन। ये वर्ड जिस बच्चे ने याद रख लिया, मुझे नहीं लगता उसे आगे का कोई भी सवाल ज़्यादा मुश्किल करेगा। ऑफ आइटम्स, आइटम्स में से सेलेक्ट करते हैं ना, वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा से क्या मुराद है, आपके पास थे 3 लोग A B C, चलो D, 4 लोग थे, 4 में से आपने 2 लेने, 2 लोगों को पिक करना है। अभी आपको सिर्फ 2 पिक करना है, यानी R की वैल्यू 2 कर दी है मैंने, N की वैल्यू 4 है। इसको समझना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, तो आपके पास 4 लोग हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 लोगों को उठा लिया, मैंने A और B को उठा लिया, दोबारा B और A को उठा लिया, तो कॉम्बिनेशन क्या निकलेगी इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कॉम्बिनेशन निकलेगी 1। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों, 2 क्यों नहीं, देखो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा से क्या मुराद है, भाई मैंने उठाया तो 2 लोगों को ही है ना, A और B, B और C, तो रहेंगे तो सेम। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 4 खिलाड़ी खड़े हुए थे, मैंने 4 में से 2 को उठा लिया। 4 के नाम सुनो, 4 के नाम क्या थे, अली, बासित, हसन, नमीर। मैंने बोला अली और बासित खेलेंगे क्रिकेट आपस में, अली और बासित सिंगल विकेट मैच खेलेंगे, तो वो दोनों आ गए। लेकिन मैंने ये बोल दिया बासित और अली खेलेंगे, अली और बासित खेलेंगे, बात तो एक ही है ना, आना तो दोनों नहीं है, यानी एक ही बार एक ही सेट आ रहा है ना मेरे पास, 2 अलग सेट तो नहीं आ रहे, तो यानी कॉम्बिनेशन तो सेम हो गया ना। देखो मेरे पास 4 है ना, 4 में से मैंने ऐसे क्या क्या बुलाया, अली और बासित आ जाएं, ये दोनों सिंगल विकेट खेलेंगे, या मैंने ऐसे बुला लिया बासित और अली आ जाओ, तो बात तो एक ही कर रहा हूँ ना मैं। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, A और B हो या B और A हो, एक ही काउंट होगा, क्योंकि आपने सिलेक्शन सेम चीज़ की करी है, इसीलिए। बस जिस बच्चे ने ये याद रख लिया उसको मुश्किल नहीं होगा। चलो 3 की कर लेते हैं सिलेक्शन, A B और C ले लो, A C और D ले लो, A C और D, या D A C ले लो। बेशक अरेंजमेंट 2 हैं लेकिन कॉम्बिनेशन एक है, क्यों, क्योंकि A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, D इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि D A B, तो फिर ये 2 हो जाते, 2 हो जाते, क्योंकि वर्ड ही अलग हो जाता, उसमें अल्फ़ाबेट ही अलग हो जाता। बात समझ आ गई ना। इसमें क्या मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। A B लो या B A लो, काउंट एक ही करोगे आप उसे, 2 नहीं काउंट होगा। और ये इसका फॉर्मूला भी ऐसा है कि वो खुद ही कर देता है उसे सेट। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है, आपको ना इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपकी बुक में, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी सेम है, बस इजाफी क्या है, r फैक्टोरियल यहाँ पर कॉम्बिनेशन में। सही है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे बात और अच्छी क्लियर करता हूँ आपकी मैं। अच्छा, यहाँ भी वही तरतीब है जो पीछे थी, n टोटल नंबर को कहेंगे और r वो आइटम जो चूज़ किए हैं आपने, जैसे 100 में से 50 चूज़ कर लिए हैं, 100 में से 100 चूज़ कर लिए हैं। यहाँ भी कंडीशन सेम है कि r बराबर हो सकता है n के, r छोटा हो सकता है n से, मगर r कभी भी बड़ा नहीं हो सकता n से, r कभी भी बड़ा नहीं हो सकता n से। ये आपने याद रखने वाली बात होगी। इसके बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह भी होते हैं, बेस थ्योरम वगैरह करके, तो वो अभी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वरना वो भी कराता। ठीक है भाई, चलो अब देखो सवाल। अब देखो ये थोड़ा सवाल आगे पीछे लिख दिया मैंने, लेकिन समझने वाला है, आ जाएगा। यू हैव 5 फ्रूट्स, हमारे पास कितने फ्रूट हैं, 5, यानी हमें टोटल तो पता चल गया क्या है, n। और वो कौन कौन से हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट्स यानी खजूर, एंड एल्डरबेरी। अच्छा, हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट, कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये वर्ड सेलेक्ट का यूज़ करेंगे
या कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे तो वो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सवाल कौन सा है। 2 फ्रूट्स, आपने 5 में से 2 को चूज करके कितने आप वेज बना सकते हो ये बताना है। सही है, कितने सिलेक्शंस आ सकती हैं, कितनी कॉम्बिनेशंस निकल सकते हैं। आपके पास 5 में से सिर्फ 2 चूज कर सकते हो आप। जैसे पहले आपने चूज कर लिया एप्पल बनाना, याद रखना एप्पल बनाना या बनाना एप्पल एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। फिर बनाना चेरी, फिर डेट एल्डर बेरी, इस तरह से करके आपके पास बहुत सारी होगा। अब फॉर्मूले से कर लेते हैं हम, अगर मैनुअली करेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। 5C2 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 - 2 और ये फैक्टोरियल। देखो 5C2, थोड़ा सा इग्नोर करना, शोर आ रहा है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड का शोर अक्सर जो है ना वो परेशान करता है हमें पढ़ाने में। अच्छा देखो ये फैक्टोरियल नहीं हटा देना। बच्चे पता है क्या करते हैं, 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, पहले फैक्टोरियल सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। या अगर फैक्टोरियल कर भी रहे हो सॉल्व तो फैक्टोरियल के तरीके से करो, नॉर्मल सॉल्व नहीं करना होता। 3 का फैक्टोरियल, ये 4, या तो फिर 2 का फैक्टोरियल लिखो या तो फिर डायरेक्ट 4 लिखो विदाउट फैक्टोरियल। अच्छा देखो, अच्छा इसको हम ज़रा लिख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में जाएगा ये। अच्छा 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया, ठीक है। और इसके बाद आ गया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकल सकता है, मैं वो डायरेक्ट आपको बताऊंगा। तो 4 × 6, तो आई थिंक ये 60 आना चाहिए, ज़रा करके देख लेते हैं। हाँ 120 डिवाइडेड बाय 4 × 6, नहीं 5 आ रहा है, 5 कॉम्बिनेशन आ रहा है। अच्छा वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो 5, अब ज़रा इसको ना करके देखते हैं। देखो n क्या है, पहले n लिख लो, 5 है। उसके बाद ये देख लो, ये डिवाइड का बटन दबाओगे ना, ये c आ जाएगा। और फिर आपका क्या है, 2 पिक किया है ना आपने, 10 आ रहा है, बल्कि हमने गलत किया है, कहीं हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं। 2 का फैक्टोरियल तो 4 आ गया, 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 6 24, तो 120 डिवाइडेड बाय 24, 5 ही आ रहा है। अच्छा इधर से कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, उधर से कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। अच्छा देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि हम कहीं ना इधर गलती, हाँ सही है, यहाँ तो सही है, गलती कर रहे हैं तो उस गलती को मैं करेक्ट करता हूँ आप। अच्छा गलती पता चल गई, ये कहाँ कर रहे हैं, गलती हमने यहाँ कर दी है। 2 का फैक्टोरियल मैंने बताया भी था 2 होता है, लेकिन मैंने यहाँ 2 का फैक्टोरियल 4 लिख डाला है। तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है भाई, 2 का फैक्टोरियल 4 नहीं होता। आप करोगे ना आप ठीक हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 × 6, आंसर इज 10। देखा, अब मुझसे गलती हो भी गई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने कैलकुलेटर मुझे यूज़ करना आता था, मैंने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करना, गलती हो भी जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी गलती को वेरीफाई कर लेना कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हो रही है। तो 10 कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। अब कैसे, पहले आप एप्पल ले लो, फिर बनाना, फिर एप्पल ले लो चेरी, फिर एप्पल ले लो डेट्स, फिर एप्पल ले लो एल्डर बेरी, फिर एप्पल ले लो चेरी, बनाना ले लो चेरी, फिर बनाना ले लो डेट्स। इसी तरह करोगे ना तो 10 ही आपके पास जो है वो निकल कर रहेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब जो है वो हम आगे करते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी आपको जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त एक रिजल्ट बताती है। प्रोबेबिलिटी आपको ये बताती है कि किसी चीज़ के होने के कितने % तक चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी आपको क्या बता रही है, किसी चीज़ के होने के कितने % तक चांसेस हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। अक्सर मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना तो आसपास से शोर बहुत आ रहा होता है, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को शोर आ रहा हुआ करे थोड़ा इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि देखो शोर को अब मैं ऐसा तो नहीं है वीडियो रोक के जाके बंद करवाने चले जाऊँगे, भाई अब ये शोर ना करें, लोग अक्सर शोर कर ही रहे होते हैं। तो ये है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, सही है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। प्रोबेबिलिटी मेजर्स, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, परसेंटेज, किसी चीज़ के होने की क्या परसेंटेज है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आपके पास ना एक सिक्का है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, जिसे आप बोलते हो ना चांद आएगा या मस्जिद अक्सर खेलते हुए। तो आपके पास टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2। आपके पास एक सिक्का है, समझो एक कॉइन है, एक कॉइन में एक तरफ हेड होगा और कॉइन की दूसरी तरफ टेल होगा, ठीक है। टोटल आउटकम कितने हो गए, यानी दो रिजल्ट आ सकते हैं ना, तो जिसे हम टोटल आउटकम कहेंगे, डिनोमिनेटर में रखते हैं, 2 हो गया, ठीक है। अब आपको हेड चाहिए, आपको हेड चाहिए, तो आपका आउटकम कितना हो गया, आपका फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया 0.5। तो 0.5% चांसेस है कि हेड आ जाए,
0.5% चांसेस हैं कि, अच्छा परसेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो फिर ये आप ऐसे नहीं कह सकते, ये कहोगे 50% चांसेस है कि हेड आ जाए, 50% चांसेस है कि टेल आ जाए। समझ में आ रही है बात? और याद रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी। अब चलो मैं मजीद डिटेल में लेके जाता हूँ आपको, तो आपको और मजे से बात समझ में आए। इसको याद रखना, बस यही हमारी बेस है, इसी से हम सारा काम समझेंगे। ठीक है, डाइस का एक काउंट करा दूंगा तो आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, किसी काम के होने की कितनी परसेंटेज है, और याद रखना ये 0 से 1 के दरमियान आएगी। हाँ, परसेंटेज में ले जाओगे तो फिर 1 से बड़ी आ रही होगी, लेकिन परसेंटेज के विदाउट ये 0 से 1 में होगी, या 1 भी हो सकती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिक्का उछाला, उसकी दोनों तरफ ही हेड है, तो दोनों तरफ हेड है तो क्या होगा, आपके पास टोटल आउटकम होगा 1, और फेवरेबल आउटकम भी 1। तो जब भी उछालोगे हेड ही आना है, दोनों तरफ हेड है, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई ना आने की। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसमें सिर्फ आप ही हो, आप कोई ऐसी रेस में आगे भाग रहे हो जिसमें कोई आप ही हो, कोई और आपके साथ रेसर है ही नहीं, तो आपके जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 100%। हाँ, अगर आप थक के कहीं रुक ना जाओ बीच में, वो अलग है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मेजर्स, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, द लाइकहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग, कि कितना परसेंट चांस है कि कोई इवेंट हो जाए। इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, जैसे इसका फॉर्मूला है, और डेसिमल में भी लिख सकते हो। अगर डेसिमल में लिखोगे तो ये 0 से 1 के दरमियान रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, 1 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है गलत किया है आपने, आप उसे दोबारा चेक कर लेना। अक्सर बच्चे नहीं चेक करते, तो आप चेक कर लेना। अब फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम जो आप लाना चाह रहे हो, जो कि एक ही होगा या 2 बार होगा। टोटल आउटकम, टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं। अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, बात बहुत अच्छी क्लियर होगी आपको। देखो, आपके पास है आ रोल आ स्टैंडर्ड 6 डाइस, आपके पास एक छक्का है, जैसे आप छक्का कह रहे होते हैं ना, डाइस कहते हैं बेसिकली उसे। तो उस छक्के के अंदर कितने रिजल्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 डाई देखा है ना आपने, इस तरह का होता है भाई, क्यूब करके होता है। ठीक है, इस तरह का आपके पास डाई होता है ना, क्यूब करके होता है। ठीक है, मैं बना देता हूँ ताकि आपको माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ मैं किस चीज़ की। ये आपका एक डाई हो गया, यहाँ पर इसके 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर इस तरफ इसके एक तरफ 3 होता है, फिर एक तरफ इसके 4 होता है, एक तरफ इसके 5 होता है, और एक तरफ इसके 6 होता है। ऐसा ही होता है ना डाई, आपने देखा होगा, बना लेना अपने पास। अच्छा, अब टोटल उसमें रिजल्ट कितने आ सकते हैं, 6। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम हो गया 6। ठीक है, तो ये टी से लिख देते हैं, टोटल आउटकम हो गया 6। अब फेवरेबल आउटकम आप क्या चाह रहे हो, फेवरेबल आउटकम आप चाह रहे हो कि आपका आए 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4, आपका आंसर आए 4, मतलब डाई पे नंबर आए 4, ताकि आप किसी की पीस पीट दो, यानी उसकी पीस बंद कर दो, तो 4। लेकिन यहाँ 4 नहीं लिखोगे, एक रिजल्ट चाहिए ना, तो 4 क्यों आएगा, एक रिजल्ट चाहिए तो 1 आएगा। ठीक है, 1। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम F से और टोटल आउटकम T से, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपकी आ गई। अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर इज 0.16। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, तो 16% चांसेस हैं। देखो, परसेंटेजेस में लिखोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल में लिखोगे ना, तो आंसर हमेशा आपको 0 और 1 के दरमियान मिलेगा। ठीक है, तो 16% तक चांसेस है कि आपका जो 4 नंबर है वो आ जाए। ये बहुत कम होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं होता ना उस गेम में कि जो आप चाह रहे हो वही नंबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो नंबर आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें टोटल 6 नंबर है, 6 में से आप कोई एक नंबर चाह रहे हो। अच्छा, अब डाइस 2 कर दो तो और मुश्किल हो जाना है, फिर क्या करना होगा, आपको दूसरा डाई भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, उसकी भी एडिशन करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी की। लोग तो 3 डाइस से भी खेल रहे होते हैं ताकि गेम जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अब देखो जरा मैं एक बात बता दूं, जो मैंने आपको कराया है ना प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल बेसिक कराया है। बेसिक यानी समझो ये ABCD थी, ये कोई मैंने इसमें केसेस नहीं कराया, कोई मुश्किल नहीं कराया। अब जो आपको पूछा जाएगा ना MCQs में, मैं फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो ना, जो आपसे पूछा जाएगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, वो थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने ये जो चीज़ें मैंने कराई हैं, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग वगैरह, ये देखा हुआ होगा, इसका रिवीजन लिया हुआ होगा, इसको समझा हुआ होगा, तो वो समझने में बहुत 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 आसानी हो जाएगी।
वरना आप दिमाग में बैठ के यही सोच रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है, मैं इसे रट लूँ, ये ऐसे होगा तो ऐसे कर लूँगा, ऐसे होगा। ये कभी नहीं समझ में आता इस तरह से। कि मैंने भी कोशिश की थी अपने टाइम पे, क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं थे हमारे पास इतने अच्छे जो ये पूरा कराएं शुरू से लेकर आखिर तक। तो हम रट लिया करते थे कि यार ऐसा आएगा तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा आएगा तो ये कर दूंगा, ये हो रहा होगा तो ये, मगर वो होता ही नहीं था। एमडी कैट और ई कैट के अंदर आप जो एमसीक्यूज करके जा रहे हो वो एक्यूरेट थोड़ी ना आएगा। कोई ऐसा थोड़ी ना 5 ईयर से पेपर बन रहा है या 10 ईयर से जो पढ़ा था वही लग गया सेम, जैसे मैट्रिक में हो जाता है, इंटर में हो जाता है, फर्स्ट ईयर में। ऐसा नहीं होगा। वहाँ कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ, लेकिन होगा यही सब, मगर पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, वरना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैंने बेसिक जो चीज़ें थी वो आपकी क्लियर करी, ताकि बिल्कुल बेसिक जो नहीं आ रही होती है आपको वो आ जाए। अब अगर ये बेसिक आपको आ गई है ना, तो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं है आगे हार्ड चीज़ों को करना। अब आप हार्ड चीज़ों को भी ईजिली कर सकते हो और हार्ड चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे जो ग्रुप्स है ना, उसमें आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। अब मुझे बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोल रहे होते हैं, सर हम ग्रुप में क्यों ऐड हो? ठीक है, आप लेक्चर्स तो यूट्यूब पे डाल रहे होते हो, लेक्चर्स बिल्कुल यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और ये मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए डालता हूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेक्चर्स को, या इतने महंगे इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि मौजूद है हमारे पास, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। उनके लिए चाहता हूँ कि वो भी यूनिवर्सिटी जाएं, ठीक है, वो भी आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं है, और पैसा इसीलिए कमाना है कि भाई क्योंकि ये सिस्टम भी चलाना है। ये सिस्टम तो आपको पता है। अब फॉर एग्जांपल मैं तो आपके लिए कम में काम कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए फिर ये होता है कि ग्रुप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही होती हैं। तो आप इन ग्रुप्स में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। कोई बात ना समझ में आ रही हो ज़रूर पूछ लेना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ बुक्स जो है ना वो बन गई हैं। अब एमसीक्यूज़ बुक्स में ना हर चैप्टर के 40-50 एमसीक्यूज़ आपको दिए हुए हैं। वो एमसीक्यूज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो अगर आपने वो एमसीक्यूज़ बुक नहीं बाय की है, एक बार वो एमसीक्यूज़ बाय कर एमसीक्यूज़ बुक्स लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, वो बच्चे जो ग्रुप में ऐड हैं उनको मैं इंशाल्लाह बुक्स प्रोवाइड कर चुका हूँ पीडीएफ में, तो आप भी वो बुक्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हो। आने वाले वक्तों में मैं जो है वो कुछ लेक्चर्स अपलोड करूँगा, जिसमें जो ये एमसीक्यूज़ बुक्स बनी हुई हैं इनको आपको सॉल्व करके दे दूँगा, सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। यानी यूट्यूब पर ही सॉल्व करा दूँगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में। और एक और बात यहाँ पर मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लेक्चर ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ये बात मैं आपको बता दूँ कि भाई आप लोग तैयारी किस तरह करना है मैं उसको भी समझा देता हूँ। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी सही से कर ही नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ। ऐसे नहीं होगा। ज़रा बात सुनो, अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या कोचिंग से, तो भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। सबसे पहले वन शॉट फॉलो कर लो, ठीक है, लेक्चर ले लो कोचिंग से या ऑनलाइन। अच्छा, लेक्चर लेने के बाद उसके बाद एमसीक्यूज बुक से एमसीक्यूज को खुद सॉल्व करो, ठीक है। पास पेपर है तो पास पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करो, जो कि रिकॉल पेपर ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, उसके बाद आप जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट दो। पहले तो सॉल्व कर लिए ना, सॉल्व करने में तो आपके पास नेट भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। फिर एमसीक्यूज टेस्ट दो। एमसीक्यूज टेस्ट दे लिया, एमसीक्यूज टेस्ट 10 एमसीक्यूज का, 20-30 एमसीक्यूज का टेस्ट दे लो टॉपिक वाइज। फिर आखिर में ना ग्रैंड टेस्ट दो, उस चैप्टर के या उस पूरे सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, 200। मैंने अभी इंग्लिश के 100 एमसीक्यूज का आप लोगों को टेस्ट दिया था, उसके अंदर क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड की थी। साथ साथ मैं बता दूं कि देखो भाई, मैं जो है ना फिजिक्स के पूरे लेक्चर कर चुका हूँ, तो वो भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। चाहे आप केमिस्ट्री के हो, आप चाहे आप फिजिक्स के, चाहे आप जो है वो कंप्यूटर साइंस के हो या प्री इंजीनियरिंग के, आपको वो भी करना है। और मैंने जो है वो आप लोगों को टेस्ट भी दे रहा हूँ, पे टेस्ट के पीडीएफ भी बनाया है। प्रॉपर जो काम होता है ना एमडी कैट और ई कैट के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। शुरू से आखिर तक आपकी तैयारी में करा रहा हूँ, पूरा साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करो इस मटेरियल को ज़रूर अच्छे से अच्छे तरीके से फॉलो करो। और हाँ, एक बात और, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी में जो है वो क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है, परसेंटेजेस क्या है, ये बता दें। तो देखो, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब आपके जो एडमिशन्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ की आपको डिटेल्स दे दूंगा, जो कि मैं यहाँ भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, और टिकटॉक वगैरह इंस्टा पे भी मैं डालता रहता हूँ शॉर्ट्स बना के 50 सेकंड की, 30 सेकंड की। तो अगर आपने वहाँ फॉलो रखा हुआ है तो वहाँ भी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी, यहाँ फॉलो रखा हुआ है तो यहाँ भी। याद रखना
कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको क्लास 11 का रिज़ल्ट मैटर करता है और क्लास 12 का, इतना ही आपका जो है वो मैटर करता है ई कैट और एम डी कैट का रिज़ल्ट, ठीक है। तो ई कैट, एम डी कैट ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने नहीं छोड़ना, वरना जो है ना आप लोगों को समझने में और दूसरी चीज़ें करने में मुश्किल होंगी। तो फॉलो रखो, जो चीज़ें आती रहेंगी वो वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेगी। आखिरी और बात मैं बता देता हूँ कि भाई ये नंबर है, मतलब ये फ़ीस है, और बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास नंबर आया होगा, बिल्कुल शुरू में, उस पर आपने कांटेक्ट करना है और उसी पर आपने फ़ीस पे करनी है। अगर पहले डिटेल्स लेनी हो ना कि भाई क्या है सिस्टम, क्या नहीं है, तो पहले डिटेल्स लेने के लिए उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लो, डिटेल्स ले लो। जब डिटेल्स मिल जाए तो फिर ग्रुप में ऐड हो जाना। बेफिक्र रहो, एमसीक्यूज़ में सॉल्व करा रहा हूँ, सारी चीज़ें करा रहा हूँ, एम इंग्लिश एंड बायोलॉजी पे डाल रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों को समझने में। कुछ ना आया समझ तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।